हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने फर्स्ट ईयर के MPS 002 एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज ये जो लेट नाइट मैंने आप सभी के लिए वीडियो रिकॉर्ड करी है, ये उन सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर है जो अभी तक ये डिमांड हमसे कर रहे थे कि सर हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है और कुछ ऐसे क्वेश्चन में मिल जाते जिससे हम पढ़ के एग्ज़ाम में पास आ जाते। हालांकि हमने आप सभी के लिए एक पहले ही वीडियो बना रखी है जिसमें 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के व्यूज़ आ चुके हैं और बहुत सारा आप सभी का प्रेम मिला है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले हैं, जिसके तहत अब मैंने आप लोगों के लिए एक नई वीडियो ये बनाई है ताकि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर जिन स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ भी पढ़ लिया है तो कुछ उनका छूट ना जाए। साथ ही साथ उनको अगर अपने एग्ज़ाम में आंसर अब वो राइटिंग कर रहे हैं तो वो उनका आंसर एक अच्छे प्रॉपर मैनर वे में रिप्रेजेंट हो। ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको उसको कैसे लिखना है। अगर आप सभी अपने एग्ज़ाम्स की, क्योंकि कल ही आप सबका पेपर है, अगर आप सब अभी भी अपने एग्ज़ाम्स का ही पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरा बहुत कुछ बाकी है, तो पहले आप उसको पढ़िए और जब आप सोने लगे या फिर जब भी आपके पास एग्ज़ाम से पहले टाइम हो तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो आई एम श्योर आप सभी को बहुत लाभ देने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो लगभग 20 मिनट की आप सभी के लिए होगी। मैं पहले ही क्लियर कर दूं और आप सभी को अच्छी तरीके से प्रॉपर मैनर में पूरी वीडियो को देखना है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कई क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए हैं जो आपके एग्जाम में आ तो सकते ही हैं बिल्कुल, क्योंकि कल के पेपर में आपने देखा जो हमने क्वेश्चन बताए थे वही आए थे और ठीक उसी तरीके से अगर आ जाए तो आपको इन पॉइंट्स को ज़रूर लिखना है, उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए हमने ये रखा है कि भाई शीत युद्ध के पश्चात यानी शीत युद्ध के अंत होने के बाद, तो आपको पता है शीत युद्ध का अंत 1991 में हुआ, उसके बाद में सुरक्षा के बदलते हुए आयामों की चर्चा कीजिए। ये इनडायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चन दो पूछे गए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई शीत युद्ध के खत्म होने के पश्चात सुरक्षा के बदलते हुए आयाम यानी परिणाम पूछे आपसे, शीत युद्ध के परिणाम की क्या क्या परिणाम दिख रहे हैं। तो इसके अंदर हम सुरक्षा के बदलते हुए आयाम हमें दिख रहे हैं कि पहले सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया 3 महाशक्तियों पर निर्भर थी। पहला अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ शीत युद्ध के काल में और तीसरा गुटनिरपेक्षता। लेकिन सोवियत संघ के विघटन होने की वजह से क्या हुआ, अमेरिका एकमात्र शक्तिधारी देश बन गया और गुटनिरपेक्षता की भी जो प्रासंगिकता है वो कम हो चुकी है। कि गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पे भी सवाल उठ गए कि भाई गुटनिरपेक्षता को भी खत्म हो जाना चाहिए। तो नाउ यहाँ पर आप लोगों ने पहला पॉइंट देखा कि अब अगर आपको सुरक्षा की बात करनी है तो आपको अमेरिका की बातें माननी पड़ेगी, अमेरिका के खेमे में आपको रहना पड़ेगा और अमेरिका के पूंजीवाद को आपको अपनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, शीत युद्ध के पश्चात हम देख रहे हैं WTO यानी विश्व व्यापार संगठन है, उसकी एक निर्णायक भूमिका हो गई है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी व्यापारिक कायदे कानून हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये जो व्यापार संगठन है विश्व व्यापार संगठन, इसके द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा ये बहुत से देशों के बीच में द्विपक्षीय समझौते कराने में भी कारगर है। ये द्विपक्षीय समझौते क्या होते हैं? द्विपक्षीय समझौते वो समझौते होते हैं जो दो पक्षों के बीच में होते हैं, या फिर बहुपक्षीय समझौते के रूप में भी देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर WTO जो है बहुपक्षीय समझौते करवाता है। इसके साथ साथ UNO की भूमिका बड़ी है, क्योंकि पहले शीत युद्ध के काल में हम देखते हैं कि UNO था बिल्कुल शांत रहा, बिल्कुल शांत रहा। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई सुरक्षा का मुद्दा भी आता था, वियतनाम संकट रहा या फिर इसके अलावा हम अफगान संकट रहे, तो उस जगह UNO ने अपनी चुप्पी रखी थी। परंतु हम देखते हैं शीत युद्ध के पश्चात, शीत युद्ध के खत्म होने के बाद से ही, इराक के वॉर से ही जो UNO वो काफ़ी एक्टिव हो गया है। तो भाई सुरक्षा का एक आयाम ये भी बदला है। गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पे सवाल उठ गए हैं, यानी आप सभी को पता है गुटनिरपेक्ष देश क्यों बने थे। गुटनिरपेक्ष बनने का एक ही कारण था कि भैया कि जो देश अमेरिका और सोवियत संघ में शामिल नहीं होना चाहते वो इसमें आ जाए। परंतु जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो कुछ लोगों का कहना है कि गुटनिरपेक्षता को भी खत्म हो जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, तो भैया इसने हर एक देश को, विकसित से विकासशील देशों तो को, हर सभी देशों को अपने सुरक्षा के प्रति सचेतना बढ़ा दी। स्पेशली जब अमेरिका पे 9/11 का हमला हुआ उसके बाद अमेरिका, क्योंकि आप सबको पता है कि ये विकसित अमेरिका जैसे देश ही इस आतंकवाद के जन्म का मेन ओरिजिन माने जाते हैं, इन्हीं की वजह से आतंकवाद बढ़ा है, परंतु आज ये भी इससे भुगत रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर EU या फिर आसियान, APEC ऐसे बहुत सारी संस्थाएं जो बहुत ज़्यादा आज निर्णायक भूमिका निभा रही है। और साथ ही साथ नव उपनिवेशवाद, न्यू कॉलोनियल सिस्टम बढ़ रहा है। न्यू कॉलोनियल सिस्टम का मतलब क्या है कि हम ये देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो क्या कर रहे हैं, अपने
एमएनसी या अपनी जो कर्ज लेने की जो तकनीक है वो दूसरे देशों को अपनी तकनीकें साझा कर रहे हैं, उन्हें कर्ज दे रहे हैं और उनकी इकोनॉमी को अपनी तरफ से यूज़ कर रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को आपको बेस बनाना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको अच्छे तरीके से लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बताया, अब पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में यथार्थवाद की भूमिका को बताइए। तो ये जो यथार्थवाद है, ये दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, एक तो यथार्थवाद और एक नव यथार्थवाद। तो आपसे पेपर में वैसे यथार्थवाद ही पूछता है। तो यथार्थवाद के बारे में आ जाए तो पहले आपको यथार्थवाद का अर्थ लिखना है कि इंग्लिश में से रियलिज्म कहते हैं। इसका अर्थ होता है वास्तविकता। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आदर्शवाद से विरुद्ध है और ये वास्तविकता को देखने की बात करता है। इसके बाद में यथार्थवादी विचारकों के जो आपके नाम है, आपने इसको पढ़ा होगा, उनके विचारकों के नाम रखना है, जैसे हंस जे मार्गेनथाउ है, E.H. कौर है ना, या फिर आपने जो सुनजी जो है उनकी थ्यूसिडाइस, इसके अलावा थ्यूसिडाइस के अलावा मैकियावेली, इसके अलावा कौटिल्य, इन सब बुकों के बारे में मैंने आपको जब यथार्थवाद पढ़ाया था तो बताया था। इन सब की बुकों की रचनाओं के बारे में आपको बताना है और यथार्थवाद की क्या क्या अवधारणाएं हैं। तो 3 अवधारणाएं आपको यथार्थवाद में जरूर लिखना है। पहला कि शक्ति का, दूसरा आत्मरक्षा का और तीसरा है विदेशी संबंध का। ये 3 कॉन्सेप्ट आप सबको याद रखना है और आपके एग्जाम में जब पूछे जाए तो इसको ज़रूर लिखना है, ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट को। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज़रूर देखिए। और आपको एक्सप्लेन करके रख रखा है, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि यथार्थवाद का तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ज़्यादातर पेपर में मिलेगा, तो आप लोगों ने उसको तैयार कर लिया होगा। अगर नहीं तैयार किया है कमेंट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देखिए, समझ में आ जाएगा, आप एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मार्क्सवादी सिद्धांत, ये 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली लिखा है। तो कई बार ऐसे पूछता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में मार्क्सवादी सिद्धांत का वर्णन करें, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर एक बार आ जाता है निर्भरता या प्रासंगिकता का, डिपेंडेंसी थ्योरी, ये आ जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोनों सिद्धांत सिमिलर ही है और आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में प्रासंगिकता के सिद्धांत के अलावा आपसे 2 विचारक पूछा जा सकता है, जैसे आंद्रे गुंडर फ्रैंक या फिर आपका एम्यूल वॉलेस्टीन के विचार पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सेम ही है, इसके अंदर आपको बताना है कि किस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित देश जो है वो गरीब देशों का शोषण करते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया भी है बहुत अच्छी तरीके से कि पूरी दुनिया में 3 तरह के देश हैं आज। अगर हम आंद्रे गुंडर फ्रैंक की बात करें तो वो 2 तरह के सिद्धांतों की बात करते हैं। अगर हम वॉलेस्टीन की बात करें तो वो 2 तरह के देशों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भैया विकसित कोर कंट्री होती है, एक पेरिफेरी कंट्री होती है ना, और एक ऐसी कंट्री होती है जो सेमी पेरिफेरी होती है। कोर कंट्री यानी केंद्रीय देश है। केंद्रीय देश क्या करते हैं, वो विकसित देश है, वो जो उनके इर्द गिर्द जो अन्य देश हैं उनका शोषण करते हैं, उनसे कच्चा माल लेते हैं और अपने देशों में निर्मित वस्तुएं बनाते हैं, उन्हें बेचते हैं, उनसे आर्थिक लाभ कमाते हैं। बस इनके पास टेक्नोलॉजी होती है, अच्छी सेनाएं होती है, जिसका यूज़ करके इन्होंने बहुत सारे देशों को 17वीं से 16वीं शताब्दी में कॉलोनाइजेशन भी किया था, उपनिवेश भी अपना बनाया था। इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएंगे। इसके बाद में परमाणु निशस्त्रीकरण, इसकी वीडियो बन चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स हैं, आप इनडायरेक्टली वे में क्वेश्चन अच्छे से समझना। परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने में 1960 के दशक में क्या प्रयास किए गए, तो बहुत सारे प्रयास किए गए। अगर 1960 से 70 तक पूछ ले तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट बन जाएंगे आप लोगों के लिए और ज़्यादा पॉइंट मिल जाएंगे। इसमें आपसे इनडायरेक्टली वे में शीत युद्ध का 3रा चरण पूछा है, जिसे हम तनाव शैथल्य का सिद्धांत या फिर देदांत का सिद्धांत भी कहते हैं, डिटेन कहते हैं इंग्लिश में इसको। अब इसमें कई सारी संधियाँ हुई थी, जिसमें CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टमेंट ट्रीटी, जिसमें हम परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कहते हैं, जिसमें बात कही थी कि परमाणु का परीक्षण ना तो जल पे, स्थल पे, ना ही वायु पर किया जाएगा, है ना। तो ये बात हुई थी। इसके अलावा NPT आगे, NPT का मतलब क्या है, परमाणु अप्रसार संधि, कि परमाणु और प्रसार नहीं करेंगे। इसके बाद मास्को बॉन्ड समझौता, ABM समझौता, हॉटलाइन समझौता, ऐसे एक एक करके और भी समझौते हुए थे। आप वेदांत करके लिखेंगे गूगल पे या फिर आप सीधा नॉर्मली यूट्यूब पे भी लिखेंगे बाय एसोल सॉल्यूशन वेदांत का सिद्धांत, तो बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आ जाएगी। आप कोई सी भी वीडियो देख लेना, ज़्यादातर में मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का। तो भैया ये भी अभी ट्रेंडिंग में हमारी वीडियो चल रही है विश्व व्यापार संगठन की, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स उसको पसंद कर रहे हैं। इनके मूल उद्देश्य पूछे गए, यानी इसके कार्य हम कहते हैं, और इसका संगठनात्मक ढांचा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए अपलोडेड है, आप उसको देखिए।
डायरेक्टली क्वेश्चन है इसका संरचनात्मक ढांचा और उद्देश्य का मतलब इस जगह पर इसके कार्य हैं कि भाई WTO बनाया क्यों है, तो आप सबको पता है इसका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, देशों के बीच में अगर व्यापारिक युद्ध चल रहा है तो उस युद्ध को खत्म करना, और अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी कायदे कानून बनते हैं व्यापार से रिलेटेड, देशों के बीच में बहुपक्षीय समझौते करवाना, ये सारे काम यही करता है। इसके बाद में ये क्वेश्चन बहुत बार आप सभी के एग्जाम में आया है कि भैया चीन किस प्रकार से एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है, इसको बताइए। तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। हालांकि आपने बुक पढ़ी होगी तो आप इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, बट नाउ यहाँ पर फिर भी मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। सबसे पहली बात तो भाई अमेरिका को चुनौती देने का कार्य कर रहा है। अमेरिका को चुनौती देने का कार्य कैसे कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हो, अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका बहुत ज़्यादा इस पर क्या कर रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है इन दोनों का। अमेरिका इस पर प्रतिबंध लगाता है, अमेरिका पे प्रतिबंध लगाता है। साथ साथ दोनों देशों के बीच में राजनयिकों के भी संबंध बेकार है, वो एक दूसरे के प्रति जो वाद विवाद वाली बात है या फिर एक दूसरे के प्रति घृणा की बात है या एक दूसरे की आलोचना की बात है, वो लगातार करते रहते हैं। पड़ोसी देशों पर चाइना का अपना आधिपत्य है, भारत जैसे विशालकाय देश पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा 12-13 देश हैं जिसकी सीमा चाइना से मिलती है और 12-13 देश सारे के सारे इससे परेशान हैं। इसके लिए आज से भी हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश ऐसा नहीं है जो चाइना के वर्चस्व पर वर्तमान समय में रोक लगाता हुआ दिखे डायरेक्टली, जो इसको डायरेक्टली इस पर सारे सैंक्शंस लगा दें, जैसा कि रशिया के ऊपर इस टाइम लगाया गया है। इसके अलावा वीटो पावर का होना आप सबको पता है कि चाइना के पास में वीटो पावर है। वीटो पावर क्या है, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसके अंदर जो चाइना है वो एक स्थायी सदस्य है, और स्थायी सदस्य होने की वजह से कोई भी अगर सुरक्षा या फिर शांति का मामला होता है पूरे विश्व स्तर पर, तो चाइना अपनी वीटो लगा देता है, अपनी वीटो का यूज़ कर देता है, और उसके खिलाफ अगर निर्णय कोई यूएनओ में पास भी होना होता है तो वह निर्णय पास नहीं हो पाता है। तो ये भी क्वेश्चन इसको, ये भी पॉइंट है जो इसको महाशक्ति बनाता है। इसके अलावा हम उत्पादन की बात करें तो चाइना विश्व का एक बड़ी उत्पादन कंट्री है, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इसका नाम है। अगर हम बात करें जो ब्रिक्स नाम की संस्था है, आप सबको पता है, आपने पढ़ा होगा ब्रिक्स के बारे में, BRICS ब्रिक्स है ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो विश्व के 5 देश जिनकी आधी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की है उसमें से एक देश है। परमाणु शक्ति संपन्न है, और सेना का उपयोग देखें तो भैया सेना का उपयोग ये बहुत ज़्यादा करता है, सेना का परीक्षण करता है। आप इसकी स्पेस एजेंसी की बात कर सकते हो, आप इसकी टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी पॉइंट्स है जो इसको एक महाशक्ति बनाती है, बट आपको ऑथेंटिक डाटा के साथ में इसको लिखना आएगा। नाउ यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो भूमंडलीकरण है उसने भारत की सुरक्षा को कैसे चुनौती दे रहा है, या फिर मानव सुरक्षा को चुनौती कैसे दे रहा है। तो भाई मानव सुरक्षा को चुनौती कैसे दे रहा है, ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भैया देश की संप्रभुता पे हानि पहुंच रही है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना है कि भाई वैश्वीकरण के आने से आज देश राष्ट्र जो है वो सारे के सारे कमज़ोर होते जा रहे हैं, राष्ट्र कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसका मतलब सिंपल सा आप सभी के लिए यही है कि भाई कंपनियां जब आती है आपके देश में तो अपनी मनमानी करती है। अपनी मनमानी करने का सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारी सरकार उस पर दबाव बनाने की कोशिश करती है तो देश से बाहर चली जाती है, कई बार लोगों को रोज़गार से निकाल देती है। तो हमें उसकी कई सारी प्रतिबंध ऐसी है जो हमें से माननी पड़ती है। इसके अलावा जो विदेशी कंपनियां हैं, जो MNCs वगैरह भूमंडलीकरण के थ्रू हमारे देश में आ रही है, तो उसकी वजह से हमारे देश में FDI मिलती है। FDI क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होती है जिसकी वजह से हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होती है। और भूमंडलीकरण के कारण मानव की सुरक्षा इसीलिए चुनौती होती जा रही है, क्योंकि आज हम देखें तो भूमंडलीकरण के कारण क्या है कि हथियारों का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, टेक्नोलॉजी का जा रहा है, मनुष्य की जो निजी गोपनीयता, जो जानकारी है, मोबाइल फ़ोन, PC, लैपटॉप हैक होने का डर रहता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप एक्सप्लेन करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मध्य शक्ति का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सबसे आ रहा है। मध्य शक्ति का मतलब है इमर्जिंग पावर। कौन कौन सी मध्य शक्ति है यानी इमर्जिंग पावर कौन कौन सी है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसे भारत के बारे में भी आपसे पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि भाई भारत किस प्रकार से एक उभरती हुई महाशक्ति है, इसका वर्णन करें। तो जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी, इसका सेपरेटली वीडियो है, बताना है आपको इसमें भारत कैसे एक पूरी दुनिया की महाशक्ति बन रही है। 3 वीडियो इसके लिए बनी हुई है, तीनों कंप्लीट वीडियो है, तीनों अलग अलग साल के लिए, कुछ नए डाटा के साथ में। अगर आप नई वीडियो देखें तो नई वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, आप उसको देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। फास्ट एंड फॉरवर्ड मोड में कर लेना। इसके बाद में अगला है शॉर्ट नोट। तो कई बार आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट भी आता है। शॉर्ट नोट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप लोगों को शॉर्ट नोट, क्योंकि शॉर्ट नोट अगर आएगा तो आपके पास में 4 ऑप्शन आएंगे,
4 में से कोई भी 2 करने होंगे शॉर्ट नोट के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आप लोगों को 2 ऑप्शन आते हैं तो आपको मैं कहूँगा कि आप इसमें थोड़ा सा बेशक से एक्स्ट्रा टाइम लगाइए, लेकिन शॉर्ट नोट ज़रूर अटेंड करिए, क्योंकि शॉर्ट नोट मिल करने से आपको मार्क्स मिलते हैं ज़्यादा, इसमें अच्छी आपकी प्रोग्रेस होती है। तो इसमें आप लोगों को मार्क्स अगर ज़्यादा गेन करने हैं तो आप लोग शॉर्ट नोट ज़रूर अटेंड करिए। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में नारीवाद का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राज्य की सुरक्षा में नारीवादी दृष्टिकोण को बताइए। इसमें आपको जे एन टिग्नर के विचार बताने हैं, तो इसके विचार भी आप लोगों को बताए जा चुके हैं। मैंने जैसा कि कहा था आप सबका एग्जाम है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाएँ। पहली शिफ्ट के बच्चे भी और दूसरे शिफ्ट के भी, किसी भी शिफ्ट में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि आगे भी हमारी ओर से आप लोगों के लिए वीडियो आती रहे, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में भी हम आपकी एग्जाम की तैयारी कराते रहें, तो चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी या हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती होगी तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, अन्य मित्रों तक शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए वेरियस लिंक्स दिए गए हैं, जैसे इंस्टाग्राम का लिंक है मेरे, इसके अलावा हमारे ग्रुप्स का, टेलीग्राम ग्रुप्स का लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा अपनी कोई भी क्वेरी है तो आप इस तरीके से हमें भेज सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे। अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहे, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो आप इस तरीके से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाकी आप अपनी क्वेरी को अपने व्हाट्सएप पे हमें रिजॉल्व करवाने के लिए भेज सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।